था जो पासपोर्ट बनवाने में हफ्तों या शायद महीने लग जाते थे। ओ बिल्कुल, लंबी लाइंस, ढेर सारे पेपर। और आज सिर्फ 10 दिन। ये मैजिक कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी से। एग्जैक्टली। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या टेक्नोलॉजी करप्शन को कम कर सकती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी स्कीम, इससे गवर्नमेंट ने 1.78 लाख करोड़ रुपए बचाए। सोचो, इट्स अ मैसिव नंबर। ये सब ई गवर्नेंस का कमाल है दोस्त। हाँ। अगर आप ऐसी ही कूल और पावरफुल आइडियाज को आसानी से समझना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो लाइक करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। आज का हमारा टॉपिक है ई गवर्नेंस एंड रिलेटेड इश्यूज। ब्रॉड माइक्रो थीम है। हाउ टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट फॉर अ बेटर इंडिया। आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करेंगे, सुनो। सबसे पहले ई गवर्नेंस है क्या, सिंपल वर्ड्स में। फिर हम इसके गोल समझेंगे। हम देखेंगे कि इंडिया पूरी दुनिया में ई गवर्नमेंट इंडेक्स में कहां स्टैंड करता है। उसके बाद ई गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेजेस और मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे G2C, G2B एटसेट्रा। बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आएंगे इसके बेनिफिट्स और सबसे इंपॉर्टेंट इसके चैलेंजेस। हम गवर्नमेंट के लेटेस्ट इनिशिएटिव्स जैसे डिजिटल इंडिया और आधार पर भी बात करेंगे। फाइनली हम कुछ सक्सेसफुल केस स्टडीज और इसके एथिकल डायमेंशंस को टच करेंगे। रेडी हो? लेट्स अनपैक दिस। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ई गवर्नेंस आखिर है क्या चीज? बेसिकली ई गवर्नमेंट का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के कामकाज को आसान, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन सेंट्रिक बनाना। सिंपल टर्म्स में गवर्नमेंट सर्विसेज आपके फोन पर। एग्जैक्टली जैसे आप डिजी लॉकर यूज करके अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट्स फोन में सेफली रखते हो। राइट। ये ई गवर्नेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल है। सब गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करते हैं, तो ई गवर्नेंस इन्हीं सर्विसेज को डिजिटल युग में लाने का जरिया है। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्यूटर्स, इट्स अबाउट अ चेंज इन माइंडसेट। पहले सब कुछ पेपर फाइल्स पर होता था, इससे काम स्लो होता था, गलती की गुंजाइश रहती थी। हाँ, और ICT ने इसको बदलने का मौका दिया, इसीलिए ई गवर्नेंस आज इतना जरूरी है। इसका कोर लॉजिक क्या है? इसका कोर है ICT एप्लीकेशन, मतलब इंटरनेट, मोबाइल एप्स, डेटाबेसेस का यूज करके गवर्नमेंट प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाना। ओके। एम है कि सर्विसेज सिटीजंस तक, बिजनेस तक और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक तेजी से पहुंचे। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है इसका? इससे हमारा टाइम बचता है, करप्शन कम होता है और सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी आसानी से मिलती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। समझे? समझ गया। तो ई गवर्नेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बेटर गवर्नेंस का एक पावरफुल टूल है। बिल्कुल। तो याद रखना। तो मेरा एक सवाल है, क्या ई गवर्नेंस का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट्स बनाना है? बिल्कुल नहीं, वेबसाइट तो पहला स्टेप है। असली ई गवर्नेंस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना है। अच्छा आप बताओ, सिटीजन सेंट्रिक का आसान मतलब क्या हुआ? आई थिंक मतलब हर सर्विस सिटीजन की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाए। सही। पर क्या इसमें सिर्फ इंटरनेट ही आता है या मोबाइल सर्विसेज भी? गुड क्वेश्चन। इंटरनेट, मोबाइल, SMS सब ICT का हिस्सा है। सोचकर बताओ, एक छोटा सा SMS अलर्ट कि आपकी गैस सब्सिडी आ गई है, वो भी ई गवर्नेंस है ना? वाओ, हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी में यहाँ क्या मेन डिफरेंस है? देखो, एफिशिएंसी का मतलब है काम तेजी से करना, पासपोर्ट 10 दिन में मिलना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आपको पता है कि वो 10 दिन में एप्लीकेशन किस किस स्टेज से गुजरी। गॉट इट। Now pause and practice saying this. E-governance means using ICT to make government services efficient, transparent and citizen-centric. चलो बोलो। ठीक है। तो इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ई-गवर्नेंस मतलब ICT का यूज करके गवर्नमेंट सर्विसेज को सुपर एफिशिएंट और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। ओके, तो अब आते हैं इसके गोल्स पर, ई गवर्नेंस के लक्ष्य। बेसिकली आखिर ई गवर्नेंस से हम अचीव क्या करना चाहते हैं? हाँ, इसके 5 मेन गोल्स हैं। जैसे? सोचो आपको बिजनेस शुरू करना है, पहले 10 ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। बिल्कुल, अब एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल पर सारे लाइसेंसेस मिल जाते हैं। यही इसका एक गोल है। Enhanced interaction with business. राइट। हर मिशन का एक गोल होता है। ई गवर्नेंस के गोल्स हमें बताते हैं कि ये देश के लिए क्यों जरूरी है। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये गोल्स क्यों बनाए गए? ये गोल्स गवर्नमेंट की पुरानी प्रॉब्लम्स जैसे डिले, रेड टेपिज्म और करप्शन को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। तो इन 5 गोल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जरूर। पहला है बेटर सर्विस डिलीवरी, सर्विसेज को सबके लिए आसान और तेज बनाना। नो मोर लॉन्ग क्यूज। ठीक है। दूसरा? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सरकार के हर काम में पारदर्शिता लाना, पता चले कि पब्लिक का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। राइट। इससे पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबल बनते हैं। एग्जैक्टली। तीसरा है सिटीजन एम्पावरमेंट। जब आपको इंफॉर्मेशन आसानी से मिलती है तो आप एम्पावर्ड फील करते हो। RTI ऑनलाइन पोर्टल इसका एक एग्जाम्पल है। आप सवाल पूछ सकते हो। और चौथा? एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस, सरकार के अंदर के प्रोसेसेस को फास्ट और स्मूथ बनाना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक फाइल डिजिटल रूप में जाए। और आखिरी, पांचवा? एनहांस्ड इंटरेक्शन विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना ताकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और जॉब्स क्रिएट हो। GSTN पोर्टल इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन गोल्स का सीधा असर हमारी लाइफ पर पड़ता है। स्कूल एडमिशन से लेकर टैक्स भरने तक सब कुछ आसान हो जाता है। सही कहा। ये गोल्स मिलकर ए गवर्नेंस को एक गुड गवर्नेंस का फाउंडेशन बनाते हैं। सिंपल ना? हाँ, तो आपके हिसाब से इन 5 गोल्स में से एक कॉमन सिटीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है और क्यों? आई थिंक बेटर सर्विस डिलीवरी, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली टच करता है। बट अकाउंटेबिलिटी का रियल मीनिंग क्या है यहाँ? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अगर कोई सर्विस टाइम पर नहीं मिलती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तय करना। कूल ना? बहुत कूल।
अच्छा बताओ, सिटीजन एम्पावरमेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने से हो जाता है? शायद नहीं, उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलना चाहिए, जैसे माईगॉव प्लेटफॉर्म पर। गुड पॉइंट। बट G2G एफिशिएंसी से हमें क्या फायदा? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपस में एफिशिएंटली काम करेंगे तो हमारे एप्लीकेशंस भी तो फास्ट प्रोसेस होंगे ना। सब कनेक्टेड है दोस्त। अच्छा, Practicing the 5 goals: better service, transparency, empowerment, efficiency, and business interaction. Try it. ठीक है। Mini recap time. In short, e-governance के goals हैं बेहतर services, accountability, citizen power, internal efficiency और business friendly environment बनाना। अब आते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर। UN ई-गवर्नमेंट इंडेक्स। हाँ, ये एक ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि कौन सा देश ई-गवर्नेंस में कितना आगे है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इमेजिन एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं: ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी वेबसाइट कैसी है; इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास फास्ट इंटरनेट और फोन है या नहीं; और ह्यूमन कैपिटल, लोग पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी यूज करने में सक्षम है या नहीं। इंटरेस्टिंग। तो ये इंडेक्स हमें आईना दिखाता है कि हम दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस ने ये इंडेक्स बनाया ताकि सभी देश एक दूसरे से सीख सके और डिजिटल गवर्नेंस में आगे बढ़ें। तो इसके 3 कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में बताइए। पहला है वेब मेजर इंडेक्स। इसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स कितनी यूजर फ्रेंडली और इन्फॉर्मेटिव है। क्या आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं? ओके। दूसरा टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। ये चेक करता है कि देश में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। ब्रॉडबैंड एक्सेस एक की फैक्टर है। और तीसरा? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये देश की पॉपुलेशन के एजुकेशन लेवल को मेजर करता है, जैसे अडल्ट लिटरेसी रेट। क्योंकि डिजिटल सर्विसेज यूज करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सही बात है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? 2022 में इंडिया की रैंक 105th थी। इससे पता चलता है कि हमने प्रोग्रेस तो किया है, लेकिन अभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल में काफी काम करना बाकी है। इट्स अ रियलिटी चेक। तो ये इंडेक्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो बताता है कि हमें किन एरियाज में सुधार करना है। एब्सोल्युटली। तो 105वां रैंक, ये अच्छी है या बुरी? इसको कैसे इंटरप्रेट करें? इसको स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट की तरह देखना चाहिए। हम सही डायरेक्शन में है, बट स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है। अच्छा, इन 3 कंपोनेंट्स में से इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? आई थिंक टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रूरल एरियाज में। सही। हाँ बिल्कुल। पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाने होंगे, जैसे डिजिटल साक्षरता अभियान। सोचो, अगर लोगों को इंटरनेट यूज करना ही ना आए तो बेस्ट वेबसाइट का क्या फायदा? ट्रू। तो क्या ये इंडेक्स हर साल बदलता है और इससे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करती है? हाँ, ये रेगुलरली अपडेट होता है और डेफिनेटली पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ओके। Practicing. The UN e-government index has 3 parts: web measure, telecom infrastructure, and human capital. All right. Mini recap. In short, the UN index is a global benchmark that shows India needs to improve its digital infrastructure and human capital to climb up the e-governance ladder. चलो अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के स्टेजेस की। ये एक दिन में नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये एक जर्नी की तरह है जिसके 4 स्टेजेस हैं। फ्रॉम सिंपल इन्फॉर्मेशन टू एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसको ऑनलाइन शॉपिंग की तरह सोचो। अच्छी एनालॉजी है। स्टेज 1 इन्फॉर्मेशन, आप सिर्फ प्रोडक्ट देखते हो, वेबसाइट ब्राउजिंग। ओके। स्टेज 2 इंटरैक्शन, आप सेलर से क्वेश्चन पूछते हो, फिलिंग अ क्वेरी फॉर्म। राइट। स्टेज 3 ट्रांजैक्शन, आप प्रोडक्ट खरीदते हो और ऑनलाइन पे करते हो। ऑनलाइन पेमेंट। गॉट इट। और स्टेज 4 ट्रांसफॉर्मेशन, आप प्रोडक्ट के डिजाइन में फीडबैक देकर उसे बेहतर बनाते हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन। कूल ना? बहुत कूल। ये स्टेजेस बताते हैं कि कोई भी देश ई गवर्नेंस में कितना मैच्योर हो चुका है। और ये नेचुरली इवॉल्व होते हैं ना? हाँ, हर देश पहले इन्फॉर्मेशन से शुरू करता है और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है। तो इन चारों स्टेजेस को थोड़ा और समझें। स्टेज 1 इन्फॉर्मेशन। पहला स्टेज जहां गवर्नमेंट सिर्फ वेबसाइट्स के थ्रू जानकारी देती है, 1 वे कम्युनिकेशन। ठीक है। स्टेज 2 इंटरैक्शन। दूसरा स्टेज जहां 2 वे कम्युनिकेशन शुरू होता है, आप फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। ओके। स्टेज 3 ट्रांजैक्शन। तीसरा स्टेज जहां आप पूरी सर्विस ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो, जैसे इनकम टैक्स फाइल करना या ट्रेन टिकट बुक करना। और सबसे एडवांस्ड स्टेज 4 ट्रांसफॉर्मेशन। आखिरी और सबसे एडवांस स्टेज, यहाँ आईसीटी का यूज करके गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को ही बदल दिया जाता है। सिटीजंस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स अबाउट प्रोएक्टिव गवर्नेंस। इंडिया अब ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बीच में है। उमंग ऐप इसका एक ग्रेट एग्जांपल है, जहां एक ही ऐप पर 100+ सर्विसेज मिलती हैं। हाँ, और हमारा एम है कि हम जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पूरी तरह से पहुंच जाएं, जहां गवर्नेंस ट्रूली सिटीजन ड्रिवन हो। मेरा एक सवाल है, क्या कोई देश एक स्टेज को स्किप करके सीधे अगले पर जा सकता है? मुश्किल लगता है, फाउंडेशन तो बनाना ही पड़ेगा। सही है, पर ट्रांसफॉर्मेशन का एक और सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं। बिल्कुल। JAM ट्रिनिटी, जन धन आधार मोबाइल। इसने सब्सिडी डिलीवरी के पूरे सिस्टम को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। पैसे सीधे बैंक अकाउंट में, नो मिडलमैन। राइट। अच्छा, इंडिया में ज्यादातर सर्विसेज अभी किस स्टेज पर हैं? आई थिंक ट्रांजैक्शन स्टेज पर हैं। हम पेमेंट्स ऑनलाइन कर पाते हैं। सही है। सही है। पर इंटरैक्शन और ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है? इंटरैक्शन में आप सिर्फ बातचीत या क्वेरी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन में आप एक पूरा मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट करते हो। वैल्यू एक्सचेंज होता है। समझे? समझ गया। लेट्स प्रैक्टिस द 4 स्टेजेस: इंफॉर्मेशन, इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। से इट अलाउड। श्योर। Mini recap. In short,
E-governance develops in 4 stages, from just providing information to truly transforming how government works with citizen participation. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, ई गवर्नेंस के मॉडल्स। इससे हम समझेंगे कि आखिर ई गवर्नेंस में कौन कौन आपस में इंटरेक्ट करता है। हाँ, बेसिकली 2 तरह के मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है स्टेक होल्डर बेस्ड मॉडल्स, और इसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C। ये सबसे कॉमन मॉडल है, जब सरकार सीधी आम नागरिकों यानी हम लोगों को सर्विसेज देती है। एग्जाम्पल डिजी लॉकर, जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो। हाँ, या ई-स्कॉलरशिप पोर्टल्स। हाँ, जहां स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और आधार एनेबल्ड DBT, जिससे 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में सब्सिडी मिलती है। तो G2C ई-गवर्नेंस का दिल है। इसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सर्विसेज को आम आदमी तक आसानी से पहुंचाना। बिल्कुल, पहले इन सर्विसेज के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। G2C इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस मॉडल में टेक्नोलॉजी का यूज एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने, करप्शन कम करने और लोगों का टाइम बचाने के लिए होता है। फोकस सिटीजन कन्वीनियंस पर है। और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जब सब्सिडी सीधे अकाउंट में आती है तो बीच में लीकेज का चांस खत्म हो जाता है। तो G2C मॉडल नागरिकों को एम्पावर करता है और उनका गवर्नमेंट पर ट्रस्ट बढ़ाता है। सही कहा। अच्छा, डिजी लॉकर के अलावा डे टू डे लाइफ का कोई और G2C एग्जांपल्स हो सकता? ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना। राइट। पर इस मॉडल का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? डिजिटल लिटरेसी। अगर लोगों को ऐप यूज करना ही ना आए तो G2C सर्विसेज उन तक कैसे पहुंचेंगी? इसीलिए कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है। अच्छा, DBT का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पर इससे करप्शन कैसे कम होता है? क्योंकि पैसा फिजिकल कैश में नहीं, सीधे बेनिफिशियरी के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में जाता है। कोई मिडलमैन नहीं, कोई कमीशन नहीं। सिंपल एंड इफेक्टिव। गॉट इट। प्रैक्टिसिंग G2C means government to citizen, like DigiLocker and DBT. ओके। Mini recap. In short, G2C model uses technology to deliver government services directly to citizens, saving time and reducing corruption. अब आते हैं दूसरे मॉडल पर। Government to business, G2B. राइट। जब सरकार बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देती है, जैसे टैक्स फाइल करना, लाइसेंस लेना या सरकारी टेंडर भरना। इसके एग्जांपल्स? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN, जिसने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है, या गेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहां कोई भी बिजनेस सरकार को अपना सामान बेच सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। हाँ, और MCA 21 पोर्टल भी है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल। एक देश की इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब वहां बिजनेस करना आसान हो। G2B मॉडल इसी पर फोकस करता है। पहले बिजनेसेस को सरकारी नियम और पेपर वर्क में बहुत टाइम लगाना पड़ता था। हाँ, G2B इस रेड टेपिज्म को कम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस प्रोसेसेस को ऑनलाइन, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना। टैक्स कंप्लायंस से लेकर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट तक सब कुछ सिंप्लीफाई करना। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंप्रूव होती है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। बिजनेसेस का टाइम और पैसा बचता है। तो कह सकते हैं कि G2B मॉडल देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, जेम पोर्टल इतना रेवोल्यूशनरी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने सरकारी खरीदारी में आम छोटे बिजनेसेस को भी बड़े प्लेयर्स के साथ compete करने का मौका दिया है। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। अच्छा, GSTN से पहले टैक्स सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, कंफ्यूजिंग था। GST ने उसे वन नेशन वन टैक्स बना दिया। राइट। पर क्या G2B मॉडल सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए है? बिल्कुल नहीं। जेम जैसा प्लेटफॉर्म खास तौर पर MSMEs को प्रमोट करने के लिए है। सोचो इससे कितनी जॉब्स क्रिएट होती होंगी। राइट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक्चुअल मतलब क्या है? सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म्स भरना? नहीं, इसका मतलब है प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, कम टाइम लगना, ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज। ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ एक पार्ट है। समझ गया। Practicing G2B is government to business, for example, the GSTN portal for taxes. ओके। Mini recap. In short, G2B model simplifies government processes for businesses, improving the ease of doing business and boosting the economy. नेक्स्ट मॉडल है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G। हाँ, जब एक सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट से डिजिटली इंटरैक्ट करता है, बेसिकली सरकार के अंदर का कम्युनिकेशन। जैसे ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, जहां सारे कोर्ट्स का डेटा इंटीग्रेटेड है। या CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जो देश के सारे पुलिस स्टेशंस को एक नेटवर्क से जोड़ता है। एक और एग्जांपल है स्पैरो, जहां सिविल सर्वेंट्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑनलाइन होता है। अगर सरकार अंदर से एफिशिएंट नहीं होगी तो वो बाहर आम आदमी को अच्छी सर्विस कैसे देगी? G2G इसी इंटरनल एफिशिएंसी को अच्छा करता है। बिल्कुल। पहले एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक फाइल जाने में महीने लग जाते थे। G2G इस डिले को खत्म करता है। इसका कोर लॉजिक क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है डेटा और प्रोसेस शेयरिंग को सीमलेस बनाना, इंफॉर्मेशन साइलोस को तोड़ना। जब सारा डेटा सेंट्रली अवेलेबल होगा तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट? इससे काम का डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी कम होता है। अगर पुलिस के पास CCTNS है तो वो किसी भी क्रिमिनल का रिकॉर्ड देश के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकती है। सोचो कितना पावरफुल है। तो G2G मॉडल सरकार के बैकबोन को अच्छा करता है, जिससे G2C और G2B सर्विसेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं। प्रिसाइजली। तो CCTNS से इन्वेस्टिगेशन में कैसे मदद मिलती होगी? थोड़ा सोचो। एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को इंस्टेंटली चेक कर सकती है। राइट। इससे क्रिमिनल्स का बचना मुश्किल हो जाता है। सही। पर स्पैरो का क्या फायदा है? इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रांसपेरेंट होता है, कोई बायस नहीं, सब कुछ डेटा पर बेस्ड होता है। कूल। अच्छा, G2G का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, स्पीड या एक्यूरेसी? आई थिंक दोनों। स्पीड बढ़ती है और मैनुअल एरर कम होने से एक्यूरेसी भी। सही है। पर क्या डिपार्टमेंट्स आपस में डेटा शेयर करने में आनाकानी नहीं करते? करते हैं। यही एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत जरूरी है, ताकि अलग अलग सिस्टम्स आपस में बात कर सके। राइट। लेट्स प्रैक्टिस। G2G is government to government.
like the e-courts and CCTNS projects. ठीक है। Mini recap. In short, G2G model improves the internal efficiency of the government by enabling seamless data sharing between departments. और इस कैटेगरी का आखिरी मॉडल? Government to employee, G2E. राइट। ये मॉडल सरकार और उसके अपने एम्प्लॉइज के बीच इंटरेक्शन के लिए है, जैसे EHRMS पोर्टल, जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपनी लीव, प्रमोशन या रिटायरमेंट से जुड़ी चीजें ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। हाँ, या CGHS पोर्टल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए और GPF NPS पोर्टल्स पेंशन ट्रैकिंग के लिए। एक हैप्पी एम्प्लॉई हमेशा बेहतर काम करता है। जी G2E मॉडल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की लाइफ आसान बनाकर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। बिल्कुल, पहले एम्प्लॉइज को अपने HR या पेंशन के काम के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉइज को HR रिलेटेड सर्विसेज एफिशिएंटली प्रोवाइड करना। हाँ, और उनके सवालों का जवाब देना और उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है और एम्प्लॉइज का सैटिस्फैक्शन लेवल भी, उनका मोराल बूस्ट होता है। तो G2E एक इंपॉर्टेंट इंटरनल मॉडल है जो गवर्नमेंट मशीन को स्मूथली चलाने में मदद करता है। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल है, G2E इनडायरेक्टली G2C सर्विसेज को कैसे इम्पैक्ट करता है? अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने पर्सनल एडमिन काम में उलझा नहीं रहे ना, तो वो पब्लिक सर्विस पर ज्यादा फोकस कर पाएगा। सिंपल ना? परफेक्ट लॉजिक। अच्छा, पेंशन ट्रैकिंग ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। रिटायरीज को पता रहता है कि उनका केस कहाँ है, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। गुड। पर क्या ये सब पोर्टल्स आसानी से यूज किए जा सकते हैं? ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कैपेसिटी बिल्डिंग G2E का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सभी एम्प्लॉइज टेक savvy नहीं होते। तो G2E को G2G से क्या चीज अलग करती है? दोनों इंटरनल ही हैं। G2G डिपार्टमेंट्स के बीच के ऑफिशियल वर्क प्रोसेस से डील करता है, जबकि G2E इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पर्सनल सर्विस मैटर्स से डील करता है। अच्छा, ये डिफरेंस है। Practice. G2E is government to employee for services like online leave and pension tracking. Okay. Mini recap. In short, the G2E model improves administrative efficiency by providing online services to government employees, boosting their satisfaction and productivity. अब दूसरी तरह के मॉडल्स देखते हैं, इंटरैक्शन बेस्ड मॉडल्स। हाँ, अब हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है। ये मॉडल्स फंक्शन पर बेस्ड हैं। पहला है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन मॉडल। ये G2C के पहले स्टेज जैसा है, सिर्फ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल? PIB की वेबसाइट या india.gov.in। दूसरा, इंटरैक्शन मॉडल। यहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप सवाल पूछ सकते हो या शिकायत दर्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल? CPGRMS, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल और RTI ऑनलाइन पोर्टल। तीसरा, ट्रांजैक्शन मॉडल। यहाँ आप पूरी सर्विस ऑनलाइन कंप्लीट करते हो। एग्जाम्पल? इनकम टैक्स ई-फाइलिंग, पासपोर्ट सेवा केंद्र और IRCTC से रेलवे टिकट बुकिंग। चौथा, ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। ये सबसे एडवांस्ड है। इसमें बैकएंड सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके पूरे प्रोसेस को ही री इंजीनियर किया जाता है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस। एग्जाम्पल्स? उमंग ऐप, जैम ट्रिनिटी और पूरा डिजिटल इंडिया मिशन। और आखिरी, पार्टिसिपेटरी इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल। ये ट्रांसफॉर्मेशन से भी एक कदम आगे है। हाँ, यहाँ सिटीजन सिर्फ सर्विस यूजर नहीं, बल्कि गवर्नेंस में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। वो पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल्स? माईगव प्लेटफॉर्म, रेलवेज का ट्विटर सेवा फॉर रियल टाइम हेल्प और स्वच्छ भारत ऐप, जहां आप गंदगी की फोटो अपलोड कर सकते हो। ये पार्टिसिपेटरी मॉडल गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। बिल्कुल, जब लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पॉलिसीज को ओन करते हैं। तो माईगव प्लेटफॉर्म को पार्टिसिपेटरी क्यों कहते हैं? वहाँ एग्जैक्टली होता क्या है? वहाँ गवर्नमेंट आम लोगों से न्यू पॉलिसीज या लोगोस के लिए आइडियाज मांगती है। पीपल को क्रिएट पॉलिसीज। कूल ना? बहुत कूल। पर ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में क्या मेन डिफरेंस है? ट्रांजैक्शन मॉडल एक एग्जिस्टिंग सर्विस को ऑनलाइन ले आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल उस सर्विस के पूरे प्रोसेस को ही रीथिंक करता है, उसे प्रोएक्टिव बनाता है। इट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट। जैसे जेएम ट्रिनिटी ने सब्सिडी देने का तरीका ही बदल दिया। अच्छा, तो स्वच्छ भारत ऐप कैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है? जब आप फोटो अपलोड करते हो तो आसपास की म्युनिसिपल अथॉरिटी को उस पर एक्शन लेना पड़ता है। आप काम को मॉनिटर कर सकते हो। यह सीधी अकाउंटेबिलिटी है। राइट। Practice saying the 5 interaction models: dissemination, interaction, transaction, transformation, and participatory. Okay, mini recap. In short, interaction-based models show the evolution of e-governance from simple information sharing to citizens actively co-creating governance. चलिए अब बात करते हैं इसके फायदे और चुनौतियों की। हाँ, benefits of e-governance। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, इसके ढेर सारे फायदे हैं। आइए इनको स्टेटिस्टिक्स के साथ देखते हैं। सबसे पहला, improved access to services. हाँ, डिजी लॉकर पर 3.5 बिलियन से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो चुके हैं। मतलब इतने लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से एक्सेस किए। दूसरा, simplicity and efficiency. पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट ने पासपोर्ट इशू करने का एवरेज टाइम कई हफ्तों से घटाकर सिर्फ 10 दिन कर दिया है। It's amazing. तीसरा, एक्सपैंडेड रीच। इंडिया में 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स CSCs हैं, जो दूर दराज के गांव में डिजिटल सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। और चौथा, कॉस्ट रिडक्शन एंड कन्वीनियंस। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ने फेक बेनिफिशरीज को हटाकर और लीकेज को कम करके सरकार के लगभग 1.78 लाख करोड़ बचाए हैं। सोचो इस पैसे से कितने स्कूल और हॉस्पिटल बन सकते हैं। 1.78 लाख करोड़, ये नंबर तो बहुत बड़ा है। ये सेविंग एग्जैक्टली हुई कैसे? आधार लिंकिंग से। पहले फेक या घोस्ट बेनिफिशरीज के नाम पर पैसा जाता था, अब पैसा सीधे आधार वेरीफाइड अकाउंट में जाता है, तो सारी फेक्स एलिमिनेट हो गए। और ये कॉमन सर्विस सेंटर्स CSCs एग्जैक्टली क्या करते हैं? ये गांव में एक डिजिटल कियोस्क की तरह है, जहां एक ट्रेन्ड पर्सन लोगों की तरफ से ऑनलाइन फॉर्म्स भरता है, उन्हें बैंकिंग सर्विसेज देता है। ये डिजिटल डिवाइड को कम करते हैं। अच्छा। तो इन सब फायदों में सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन सा है इन योर ओपिनियन? आई थिंक DBT, क्योंकि इसने आम आदमी को एम्पावरमेंट देने के साथ साथ मैसिव पब्लिक मनी भी बचाया है। आई एग्री। Practice this powerful stat.
DBT scheme has saved the government approximately 1.78 lakh crores. राइट Mini recap. In short, e-governance offers huge benefits like better access, efficiency, wider reach, and massive cost savings, as proven by statistics. लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं है दोस्त। अब आते हैं इसके चैलेंजेस पर। हाँ, ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन में चुनौतियां। इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस। जैसे लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सबके लिए मल्टीलिंगुअल इंटरफेस बनाना एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये तो है। फिर लो लिटरेसी एंड आईटी लिटरेसी। 2021 में इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% था और आईटी लिटरेसी उससे भी कम। रूरल अर्बन गैप बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा डिजिटल डिवाइड। बिल्कुल, रूरल हाउसहोल्ड्स में सिर्फ 40% के पास इंटरनेट एक्सेस है, जबकि अर्बन एरियाज में 65%। ये बहुत बड़ा गैप है। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी होंगे। हाँ, हाई कॉस्ट्स। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को बनाने और मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है। और टेक्नोलॉजी भी बदलती रहती है। एग्जैक्टली। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड मेंटेनेंस। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। सिस्टम्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है, जो महंगा है। टेक्निकल चैलेंजेस। दो बड़े हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, जिसके बारे में हमने बात की। अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सॉफ्टवेयर्स आपस में आसानी से बात नहीं कर पाते। डेटा शेयरिंग मुश्किल हो जाती है। और दूसरा है स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। 1.3 बिलियन लोगों के लिए सिस्टम बनाना है। इसको स्केलेबल और सिक्योर रखना एक मैसिव टेक्निकल चैलेंज है। और इन सब के कारण हाई फेलियर रेट्स होते हैं। हाँ, एक स्टडी के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज में 35% ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और 50% सिर्फ पार्शियली सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कर्नाटका के भूमि प्रोजेक्ट को शुरू में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रेजिस्टेंस और पब्लिक अवेयरनेस की कमी के कारण सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। और आखिर में दो ह्यूमन चैलेंजेस। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। लोगों का पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करना सबसे क्रिटिकल चैलेंज है। डेटा लीक्स के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और रेजिस्टेंस टू चेंज। हाँ, कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सिटीजन्स पेपर बेस्ड सिस्टम से वेब बेस्ड सिस्टम पर शिफ्ट होने में हिचकिचाते हैं। आदत बदलना मुश्किल होता है। आपके हिसाब से डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है? क्योंकि अगर आधी पॉपुलेशन ऑनलाइन ही नहीं है तो ई गवर्नेंस उनके लिए है ही नहीं। ये इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है। सही। बिल्कुल सही। पर इंटरऑपरेबिलिटी का एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं? जरूर। सोचो, आरटीओ का डेटा पुलिस के सीसीटीएनएस सिस्टम से ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होता, तो पुलिस को ट्रैफिक वायोलेटर की डिटेल्स के लिए अलग से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अगर सिस्टम्स इंटरऑपरेबल होते तो ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर हो जाती। गॉट इट। और रेजिस्टेंस टू चेंज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ट्रेनिंग और अवेयरनेस से। जब लोगों को नए सिस्टम के फायदे समझाए जाते हैं और उसे यूज करना सिखाया जाता है तो वो उसे आसानी से अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। Practicing, the main challenges are the digital divide, interoperability, and resistance to change. ओके। Mini recap. In short, despite its benefits, e-governance faces major hurdles like the digital divide, high costs, technical issues, and human resistance to change. तो अब आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ फ्यूचर पर। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? हाँ, हाल की सरकारी पहल। गवर्नमेंट ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा है डिजिटल इंडिया। 2015 में लॉन्च हुआ। हाँ, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका एम इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना है। इसके अंदर भारत नेट जैसा इनिशिएटिव है जिसका टारगेट सभी ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। फिर आधार। दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम 1.2 बिलियन से ज्यादा रेजिडेंट्स को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है जिससे गवर्नमेंट सर्विसेज आसानी से मिलती हैं। और माईगॉव, एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जहां 2.8 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स ने पॉलिसीज पर डिस्कशन और फीडबैक दिया है। ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो डिजिटल इंडिया सिर्फ इंटरनेट देने के बारे में है या इससे भी ज्यादा कुछ है? ये उससे बहुत ज्यादा है। इसके 9 पिलर्स हैं जिसमें डिजिटल लिटरेसी, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और आईटी फॉर जॉब्स जैसे कंपोनेंट्स शामिल हैं। इट्स अ होलिस्टिक विजन। आधार को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों रहती है? प्राइवेसी को लेकर? गुड क्वेश्चन। आधार बहुत सारा सेंसिटिव बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करता है, इसीलिए इसके मिसयूज और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। यही ई गवर्नेंस का एथिकल डायलेमा है। और माईगॉव पर दिए गए फीडबैक को गवर्नमेंट सीरियसली लेती है? हाँ, कई पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स में माईगॉव से मिले इनपुट्स को शामिल किया गया है। अच्छा। मिनी रिकैप। In short, initiatives like Digital India, Aadhaar, and MyGov are government's powerful attempts to accelerate e-governance and empower citizens. तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस? सिर्फ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना काफी नहीं है। बिल्कुल। पहला है री-इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। सिर्फ पुराने प्रोसेस को कंप्यूटराइज मत करो, पूरे प्रोसेस को ही रीथिंक करो, यूजर फ्रेंडली बनाओ, जैसे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट में किया गया। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सिटीजन्स दोनों को डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दो। डिजिटल साक्षरता अभियान डीशा ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे, इससे इनोवेशन और एफिशिएंसी आती है। आईटीसी का ई-चुपाल इनिशिएटिव इसका एक अच्छा एग्जांपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एड्रेसिंग द डिजिटल डिवाइड। उसके लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का एम रखता है। और कॉमन सर्विस सेंटर्स CSCs रूरल इंडिया में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों तक सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। राइट। Mini recap. In short, for successful e-governance, we need process re-engineering, capacity building, PPP models, and dedicated efforts to bridge the digital divide. अब एक जरूरी बात, किसी भी ऑफिस में ई गवर्नेंस शुरू करने से पहले क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ,
होमवर्क करना जरूरी है। पहला, पॉलिटिकल विल। टॉप लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए इंफ्रा और फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। राइट। दूसरा, क्रिएटिंग इंसेंटिव्स। एम्प्लॉइज को ई गवर्नेंस अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना, शायद रिवॉर्ड्स देकर। तीसरा, अवेयरनेस। सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस फैलाना। इसमें सिविल सोसाइटी और एनजीओज एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। और चौथा, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। हर लेवल के एम्प्लॉय को टेक्नोलॉजी यूज करने की प्रॉपर ट्रेनिंग देना। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, सक्सेसफुल अडॉप्शन रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, इंसेंटिव्स, पब्लिक अवेयरनेस एंड रोबस्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो अब आते हैं फ्यूचर पर, ई गवर्नेंस की भविष्य की संभावनाएं। आने वाला कल कैसा होगा ई गवर्नेंस का? लेट्स गेट अ ग्लिम्स। पहला, मोबाइल गवर्नेंस, एम गवर्नेंस। इंडिया में 1.1 बिलियन से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं। फ्यूचर सर्विसेज मोबाइल फर्स्ट होंगी। मेक सेंस। दूसरा, इनोवेशन इन आईसीटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ब्लॉकचेन और आईओटी जैसी न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज बढ़ेगा। इससे एफिशिएंसी और सिक्योरिटी और बेहतर होगी। और तीसरा, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। हाँ, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जैसे कानून डेटा सिक्योरिटी के लीगल फ्रेमवर्क को अच्छा करेंगे, जिससे सिटीजन्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट होगी। Mini recap. In short, the future of e-governance is mobile, powered by new technologies like AI, and framed by stronger data protection laws. आप कुछ केस स्टडीज देखते हैं। हाँ, दो सुपर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जिन्होंने सच में बदलाव लाया। पहला, भूमि प्रोजेक्ट। ये कर्नाटका का लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इसने जमीन के सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे लैंड ओनरशिप, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आसान हो गया और करप्शन और डिलेज में भारी कमी आई। और दूसरा प्रोजेक्ट? पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इनिशिएटिव। ऑनलाइन एप्लीकेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग के जरिए पासपोर्ट सर्विसेज को आसान और तेज बनाया। हमने शुरू में इसकी बात की थी। ये ई-गवर्नेंस की पावर का परफेक्ट एग्जांपल है। बिल्कुल। मिनी रिकैप। In short, projects like Bhumi and Passport Seva are real-world proofs of how e-governance can successfully transform complex public services. फाइनली आते हैं इसके एथिकल डायमेंशंस पर। टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा कुछ एथिकल क्वेश्चंस जुड़े होते हैं। हाँ, पहला तो पॉजिटिव है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ई-गवर्नेंस एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है, क्योंकि इससे सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी आती है और ऑफिशियल्स अकाउंटेबल बनते हैं। ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है प्राइवेसी कंसर्न्स। एग्जैक्टली। आईसीटी बेहतर गवर्नेंस के लिए सिटीजन्स का बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है। ये डेटा सेफ है या नहीं, इसकी प्राइवेसी को लेकर सीरियस एथिकल कंसर्न्स है। इसलिए अच्छे डेटा प्रोटेक्शन लॉज का होना बहुत जरूरी है ताकि सिटीजन्स के राइट्स सेफ रहें। बिल्कुल। मिनी रिकैप। In short, while e-governance promotes ethical practices like transparency, it also raises critical ethical concerns about citizen data privacy that must be addressed. तो आज हमने ई-गवर्नेंस की दुनिया में एक बहुत गहरी चर्चा की। हाँ, we saw how technology is truly transforming government for a better India. हमने समझा कि ई-गवर्नेंस का मतलब आईसीटी का यूज करके सर्विसेज को बेहतर बनाना है, जिसके क्लियर गोल्स हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। हमने देखा कि ई-गवर्नेंस के अलग-अलग मॉडल्स हैं, G2C, G2B, G2G, G2E, जो अलग-अलग स्टेक होल्डर्स को केटर करते हैं। हमने इसके जबरदस्त फायदे देखे, जैसे डीबीटी स्कीम से हुई मैसिव सेविंग्स, लेकिन साथ ही डिजिटल डिवाइड और प्राइवेसी जैसे बड़े चैलेंजेस को भी समझा। फाइनली हमने डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स और पासपोर्ट सेवा जैसी सक्सेस स्टोरीज को देखा, जो दिखाते हैं कि सही इंप्लीमेंटेशन से क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। अब आपके लिए कुछ सवाल, थोड़ा सोच लो। पहला, आपने हाल ही में कौन सी G2C सर्विस यूज की है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? दूसरा, आपके एरिया में डिजिटल डिवाइड का क्या आलम है? इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तीसरा, पार्टिसिपेटरी मॉडल जैसे माईगव में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? चौथा, ई-गवर्नेंस में प्राइवेसी और कन्वीनियंस के बीच बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? पांचवा, भूमि प्रोजेक्ट की सक्सेस को दूसरे सेक्टर्स में कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है? और छठा, फ्यूचर में एआई ई-गवर्नेंस को कैसे बदल सकता है? कोई एक आइडिया सोचो। अब आपके लिए एक सिंपल चैलेंज। अपने किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को ई-गवर्नेंस के 4 स्टेजेस इन्फॉर्मेशन, इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन 1 मिनट के अंदर अंदर समझाने की कोशिश करो। देखो आप कर पाते हो या नहीं। वी होप आज की ये गहरी चर्चा आपको पसंद आई। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप अगला डिस्कशन किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। सब्सक्राइब करना मत भूलना।